तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ अकाउंटेंसी, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, या फिर आप कह सकते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, या फिर मतलब मेरे कहने का मतलब है, या अगर आप ये चैप्टर पहली बार कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने इससे पहले इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। या फिर आपने इस वीडियो को यानी कि इस चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ चुका है और आप इसका रिवीजन करना चाहते हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट, कुछ भी चीज होगी वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे आप जाके उसको पूछ सकते हैं। एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा कि ये जो हैंड रिटन नोट्स है मेरी, ये पूरी नोट्स जो है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। कहाँ पे आपको जाना है? आपको जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे आपको जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुआ है उसी दिन आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहां पे आप जो जाके उसको डाउनलोड कर लो या फिर अपने नोटबुक में लिख लो, जो भी मर्जी आप जो भी करना चाहो उसको कर सकते हो। और ऑल्सो दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि यहाँ पे वन शॉट में यानी एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चले बढ़ते हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि होने वाला है हमारा व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अगर हम अकाउंटिंग से स्टार्ट ही कर रहे हैं तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से पहले हम जान लेते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। यानी टर्म्स तो बाद में आएंगे, पहले हम ये तो जान लें कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी कि हमारा एक बिजनेस की लैंग्वेज होती है। क्या होता है ये? हमारा बिजनेस की लैंग्वेज भी होती है। उसके साथ साथ हमारे अकाउंटिंग हमारा एक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? इस प्रोसेस में हम कुछ चीजें करते हैं, जैसे कि आइडेंटिफाइंग करते हैं, कुछ चीजें आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि हम 7 चीजें करते हैं। किस चीजों का? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरेस्टेड यूजर। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में बात नहीं हो रही। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो होते हैं जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि हम कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, कुछ हमारा पैसे का लेन देन हो रहा है, तो वो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। तो जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाए, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए, मेजर किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, क्लासीफाई किया जाए, समराइज करना, एनालाइज करना, उनको कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट यानी कि हम उसको बना करके देंगे। किसको देंगे? कम्युनिकेट हम किससे करेंगे? इंटरेस्टेड यूजर को। अब हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए हमारी जो इनकम टैक्स अथॉरिटी, यानी कि मान लीजिए हमारी कंपनी ने मान लो 100 करोड़ प्रॉफिट कमाया, हमने उस पर टैक्स दे दिया। इनकम टैक्स अथॉरिटी कह रही कि नहीं भैया, 100 करोड़ तुम्हारा प्रॉफिट नहीं लगता, तुम इतना कमा रहे हो तो प्रॉफिट तुम्हारा 200 करोड़ होना चाहिए। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम उनको क्या दिखाएंगे? हमारा अकाउंट्स दिखाएंगे, हमारा जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का जो हमने रिकॉर्ड बनाया है उसको दिखाएंगे, प्रूव करेंगे कि भैया देख लो ये हमारे पास प्रूफ है, हमने सारी अकाउंटिंग जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया है। और अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करने से हमारा प्रॉफिट जो है 100 करोड़ है, और इसी पे हम आपको टैक्स देंगे। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। दूसरा एग्जांपल ऐसा है, मान लीजिए आप लोन लेने जा रहे हैं, और लोन बैंक वाले आपको लोन तभी देंगे अगर आप प्रॉफिटेबल कंपनी, यानी कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर आप पहले से घाटे में हो, आपको लोन दे दे, तो सामने वाला बेवकूफ तो बैठा नहीं है कि वो जान रहा है कि मुझे मेरा पैसा वापस नहीं मिलने वाला, फिर भी आपको एक्स्ट्रा पैसा देगा। वो क्यों देगा? आपको कोई रिश्तेदार तो लग नहीं रहा है। तो इसीलिए वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगा, आपका जो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस आपने पूरा किया है वो आपका मांगेगा, कहेगा कि मुझे दिखाओ। वो इंटरेस्टेड यूजर है उसका, उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जो आपने रिकॉर्ड किया उसका इंटरेस्टेड यूजर है कि दिखाओ, उस बेसिस पे आपको वो लोन देगा। इसी तरीके से और भी सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। और एक और चीज मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले, जितने भी कॉन्सेप्ट है हर एक कॉन्सेप्ट के नीचे आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी कि हम यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बात करेंगे, एग्जाम्पल समझते हुए जाएंगे, जिससे कि अगर आप इस चैप्टर को पहली बार भी पढ़ रहे होगे तो भी 100% क्लैरिटी होगी। अगर रिवीजन कर रहे हो तो जहां पे भी वीक पॉइंट होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाने वाला है। It provides financial information that helps people make informed judgments and decisions। इससे क्या होता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से लोग इन्फॉर्म्ड हो जाते हैं, उनको जानकारी हो जाती है, जिसके बेसिस पे वो जजमेंट दे सकते हैं, डिसीजन दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो बैंक वाला है वो डिसीजन करेगा कि हाँ इनके पास प्रॉफिट है, हम लोन दे देंगे। टैक्स अथॉरिटी है, हाँ ठीक है इनके पास इतना ही प्रॉफिट है, इनसे इतना ही टैक्स चार्ज करेंगे। तो वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उन्होंने क्या किया? जजमेंट बनाया, डिसीजन किया। अब हम बात करते हैं हमारे की अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि अभी से लेकर के आप क्लास 11 12 बीकॉम एमकॉम एमबीए कुछ भी आप करने वाले, सीए सीएस सीए में कुछ भी करोगे, कहीं पर भी अगर अकाउंटिंग पढ़ोगे, अकाउंटिंग छोड़ो इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज में भी कहीं कहीं ये जिक्र हो जाता है। कॉमर्स की फील्ड में
ये जो टर्म्स अब मैं बताने वाला हूँ ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाले, तो इसको ध्यान से कान खोल के आंख खोल के सुनना। सबसे पहला होता है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन एक हमारा इकोनॉमिक इवेंट होता है जो कि डेट इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बिटवीन टू और मोर पार्टीज, यानी कि दो या उससे ज्यादा पार्टीज के बीच में कुछ वैल्यू ट्रांसफर हो रही है एंड जिससे कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस को अफेक्ट पड़ रहा है। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। बिजनेस ट्रांजेक्शन में कुछ मेजर पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले कि हमारा वो टर्म्स ऑफ मनी में होना चाहिए। दूसरा क्या है कि अफेक्ट करना चाहिए हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस को। तीसरा क्या है कि इसमें दो या उससे ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व नहीं चाहिए। बिजनेस ट्रांजेक्शन एक ही पार्टी, मतलब आप अपने से ही बिजनेस ट्रांजेक्शन कैसे कर लो भैया? अगर मान लीजिए हमारा है, मान लीजिए मैं कोई कोर्स बेच रहा हूँ, आपने कोर्स खरीदा, आप मुझे पैसा दिया, ये हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ। हाँ, यहाँ पे दो पार्टीज हैं, हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ। अब मेरे पास पैसा आया, मेरी एसेट बढ़ गई। अब एसेट आपको नहीं पता तो अभी आगे हो जाएगा, मतलब मुझे फायदा, मेरे पास पैसा आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है वो बढ़ी, मेरे पास पैसा आया, फाइनेंशियल पोजीशन मेरी बढ़ गई। आपके पास से पैसा गया, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कम हो गई, आप लेकिन आपके पास एक और चीज कोर्स आ गई, तो वहां पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है। इसका एक बढ़िया से एग्जांपल देखते हैं कि परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ सप्लायर, पेइंग अ सैलरी टू एन एम्प्लॉय। यानी कि मान लीजिए हम उधार पे किसी से कुछ सामान खरीद रहे हैं। मान लीजिए मैं मार्केट गया, मैंने कहा दूध वाले भैया को मैं महीने में एक बार पेमेंट करता हूँ, उनसे डेली 1 लीटर पैकेट जो है मिल्क का वो मैं ले लेता हूँ कि, और लास्ट का जो 1 मंथ जब एंड होता है तब मैं उनको पेमेंट कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ, मैंने उधार पे लाया, यहाँ पे क्या हुआ, फाइनेंशियल पोजीशन कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ। हम अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, वो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है। सेलिंग गुड्स फॉर कैश एर फॉर आर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी कि हम कोई चीज बेच रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं कैश पे, तो वो हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ। यहाँ पे जो लाइन लिखी है, हाउएवर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर गुड्स इज नॉट अ ट्रांजेक्शन अंटिल द गुड्स आर रिसीव्ड एंड लायबिलिटी इज क्रिएटेड। हाँ, ये भी आपका डाउट आ सकता है कि मान लीजिए मैंने, जो मेरे दूध वाले भैया है वो मेरे घर के नीचे पास में ही रहते हैं, तो मैंने उन्हें फोन किया कि हेलो हेलो, हाँ भैया एक काम करना, कल रात में मुझे एक पैकेट की जगह 2 पैकेट चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ तो करना है, कुछ तबाही मचानी है दूध से रिलेटेड। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। अब मैंने फोन रख दिया। क्या ये मेरा बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ? जी नहीं। बिजनेस ट्रांजेक्शन कब होगा? कल जब वो मुझे 2 पैकेट दूध दे देंगे, तब वो बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाएगा। यानी कि अगर आप किसी को ऑर्डर कर रहे हो कि हाँ भैया मुझे ये सामान चाहिए, यानी कि ऑर्डर फॉर गुड्स, प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ फॉर गुड्स, यानी गुड्स का ऑर्डर हमने प्लेस किया, ये हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। जब वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, तब हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन वो कहलाता है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल हमारा अमाउंट ऑफ मनी होता है या फिर एसेट इन्वेस्टेड बाय ओनर या फिर ओनर्स इनटू द बिजनेस, यानी कि एक जो मालिक होता है, बिजनेस का मालिक होता है, वो अपने बिजनेस में कोई भी पैसा या फिर कोई भी सामान अगर लगा रहा है तो वो हमारा कैपिटल कहलाता है। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स और या फिर अदर एसेट्स, यानी कि वो अपना बिजनेस को में पैसा भी लगा सकता है, कोई सामान भी लगा सकता है। अब सामान फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे कोल्ड ड्रिंक का दुकान शॉप खोलना है, मेरे घर में फ्रिज पड़ा हुआ है। अब मैंने क्या किया, वही फ्रिज को उठा करके अपने दुकान में रख लिया और उसी में मैं कोल्ड ड्रिंक रख करके ठंडा करके बेचने लगा। अब क्या हुआ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, पैसा भी मैंने लगाया, फ्रिज मेरे घर में पड़ी तो मैंने उसको इस्तेमाल किया। अब वो क्या हुआ, वो भी मेरा कैपिटल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा लगाया वो तो कैपिटल है ही है, मैंने जो सामान लगाया, जो फ्रिज अपने बिजनेस में लगाया, वो भी मेरा कैपिटल एक तरह से कहलाएगा। It represents the owner's claim on the assets of the business. Capital is also known as owner's equity या फिर net worth। ये चीज अब ये आपको धीरे धीरे जैसे पढ़ोगे ये तब आपको समझ में आएगा। अगर आप रिवीजन कर रहे होगे तो ये आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा ओनर्स इक्विटी या फिर नेटवर्थ क्या होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ मिस्टर शर्मा स्टार्ट्स अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 5 लाख इन कैश एंड अ मशीन वर्थ 2 लाख, हिज टोटल कैपिटल इज 7 लाख। इनका एग्जाम्पल छोड़ो, मैं अपना एग्जाम्पल, कोल्ड ड्रिंक के लिए मैंने एक कोल्ड ड्रिंक का पूरा क्रेट मंगवाया, वो मुझे पड़ा मान लीजिए 10,000 का। अब मुझे रेट नहीं पता, मेरा कोई बिजनेस नहीं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ। तो 10,000 का एक क्रेट मंगवाया तो 10,000 हो गया। 20,000 की फ्रिज मैंने ली, उसको बिजनेस में लगाया, 20,000 हो गया। अब मेरी टोटल कैपिटल कितनी हुई? 10,000 जो पैसे से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, मतलब जो गुड्स थे उसको खरीदा, और उसके बाद 20,000 का जो एसेट्स था वो मैंने लाया, तो मेरी टोटल जो कैपिटल हो गई वो मेरी 30,000 हो गई।
Drawings refers to any cash or goods withdrawn by the owner from the business for personal use. It reduces the owner's capital. अब मान लीजिए जो फ्रिज थी बिजनेस में लगी थी, अब मैं कह रहा हूँ कि यार बिजनेस को छोड़ो, अब ये फ्रिज जो मेरी लगी हुई मुझे पर्सनल यूज के लिए चाहिए। अब मैंने क्या किया, वो फ्रिज उठा करके वापस घर में रख ली। अब क्या हुआ, जो मेरी कैपिटल 20,000 से बढ़ी थी वो मेरी कैपिटल 20,000 से अब कम हो जाएगी, क्योंकि मैंने क्या किया, कैपिटल को विड्रॉ कर लिया, विड्रॉल हो गया। तो यहाँ पे जब भी हम कैपिटल को कम करते हैं पर्सनल यूज के लिए, ये नहीं कि मैंने फ्रिज लेके उसको बेच दिया तो मेरी कैपिटल कम हो गई, ऐसा नहीं होगा। फ्रिज मैंने लिया और पर्सनल यूज के लिए, यहाँ पे कीवर्ड आपका है पर्सनल यूज। अगर डेफिनेशन आएगी तो अगर आप ये वर्ड पर्सनल यूज नहीं लिखोगे तो ड्राइंग्स की डेफिनेशन में आपको 0 नंबर मिलेंगे, 0 मिलेगा। तो यानी कि पर्सनल यूज के लिए मैंने कोई भी सामान या फिर कोई भी पैसा, मान लीजिए गले में से मैंने 10,000 रुपए उठा के अपने जेब में रख लिया और अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया, तो मेरी जो कैपिटल 30,000 थी वो 10,000 से कम हो जाने वाली है। तो ये होता है हमारा ड्राइंग्स। एसेट्स हमारे क्या होते हैं, एसेट्स यानी कि ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेस जो कि बिजनेस ओन करता है, जिससे कि हमें एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपके माता पिता को आपसे हैं, जो कि एक्सपेक्टेशंस हैं टू प्रोवाइड अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। यानी कि देखो, एक तो बेनिफिट्स का नाम सुन के तुम्हारा दिमाग गंदा ना चले, सबसे पहली बात पढ़ाई में ध्यान दो। टू प्रोवाइड अ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, एसेट्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो ओन करते हैं बिजनेस के द्वारा, और उस एसेट से हमें फ्यूचर में जाकर के कुछ ना कुछ फायदा होने वाला है। अब अपने एग्जांपल में, अपनी कोल्ड ड्रिंक वाली दुकान में जो एसेट था मेरा, लगाया मैंने फ्रिज का, फ्रिज मेरी क्या हुई, एसेट हुई बिजनेस के लिए, मैंने बिजनेस में ला रख दिया, ठीक है। अब वो एसेट क्या हो गई मेरी, सॉरी, फ्रिज मेरी एसेट हो गई। अब वो फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक ठंडा करके मैं उसको बेचूंगा, उससे क्या होगा, मुझे इनकम अर्न होगी। तो ये हो गया इकोनॉमिक बेनिफिट। अब वो क्या हुआ, फ्रिज एसेट है, ठीक है, रिसोर्स है जिससे कि मुझे कोल्ड ड्रिंक ठंडा करने का एक सोर्स मिल रहा है, वो मेरा बिजनेस रिसोर्स है, उससे मुझे फ्यूचर में जाके बेनिफिट होगा। जब मैं कोल्ड ड्रिंक ठंडा करके बेचूंगा, उससे जो पैसा आएगा वो मेरा फ्यूचर बेनिफिट हो गया। और वो जो फ्रिज है वो ओन या फिर कंट्रोल करी जा रही है बिजनेस के द्वारा, यानी कि बिजनेस उसको कंट्रोल कर पा रहा है कि कहाँ पे कैसे क्या रखना है। तो वो इससे क्या हो गया, ये हमारा क्या कहला गया, ये हमारा एसेट कहलाएगा। अब एसेट हमारे कुछ टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा नॉन करेंट एसेट। अब आप कहते हो कि नॉन करेंट यानी कि भैया भैया नॉन करेंट एसेट वो होते हैं जिनमें हम करंट पास नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। नॉन करेंट एसेट्स हमारे एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म यूज के लिए या फिर नॉट फॉर रीसेल के लिए रखते हैं। मान लीजिए जो फ्रिज है मेरी, मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं इसको हर साल बेचूंगा फिर खरीदूंगा नई फ्रिज, फिर बेचूंगा फिर खरीदूंगा, नहीं, चल रही है 5-10 साल 15 साल, जब तक चलेगी कोल्ड ड्रिंक ठंडी होगी तब तक मैं रखूंगा, नहीं तो बेच देंगे, सिंपल सी बात। तो ये क्या हुआ, लॉन्ग टर्म यूज के लिए, यानी कि लंबे समय के लिए मैं रखूंगा और मेरा कोई भी इरादा नहीं हो उसको बेचने का। तो वो क्या हुआ, मेरा नॉन करेंट एसेट हो गया। नॉन करेंट एसेट में दो प्रकार के एसेट होते हैं, एक होता है टेंजिबल एसेट, एक होता है इंटेंजिबल एसेट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे टेंजिबल एसेट के बारे में। कहाँ गया, हाँ, टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट हमारे वो एसेट होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कि हमारा लैंड हो, बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, फर्नीचर होगी। यानी कि वो नॉन करेंट एसेट्स, मतलब ऐसे एसेट जिनको हम लंबे समय के लिए रख लें अपने पास और उन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनका एग्जिस्टेंस है। जैसे कि हमारी फ्रिज, फ्रिज क्या है, जिंदा, मतलब जिंदा नहीं, सॉरी, फ्रिज हमारी है, एग्जिस्ट है, फ्रिज को मैं खोल रहा हूँ बंद कर रहा हूँ, यानी कि फिजिकल वर्ड, उसको मैं टच कर सकता हूँ, वो वहां पे रखी हुई, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, यानी कि वो हमारी क्या हुई, टेंजिबल एसेट हुए। उसी तरीके से इंटेंजिबल एसेट क्या होती है, ऐसी एसेट जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है बट उनकी कोई वैल्यू होती है, सच एज गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स। अब मान लीजिए, जैसे आपने सुना होगा कोका कोला ही का था ना, कि कोका कोला जो बनाता है अपना जो कोल्ड ड्रिंक होता है, उसकी रेसिपी को बहुत ही ज्यादा कंजर्व करके रखता है कि किसी को पता ना चले, लीक ना हो जाए वो जो फॉर्मूला है, जो रेसिपी है। या फिर कोई ऐसी कंपनी है जो किसी प्रकार का कोई फूड या फिर कुछ आइटम बनाती है या फिर साइंटिफिक चीजें जो हो गई, तो वो क्या करते हैं, पेटेंट अपना करवा लेते हैं। अगर शार्क टैंक आपने देखा होगा तो उसमें कहते हैं पेटेंट है मेरे पास, इसका पेटेंट है मेरे पास, ट्रेडमार्क है, मैंने अप्लाई किया है पेटेंट के लिए। तो पेटेंट क्या हो गया, एक तरह से हमारे इंटेंजिबल एसेट हो गया, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है,
उसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बट वो है और उसकी वैल्यू है। पेटेंट क्या हो गया? पेटेंट क्या होता है वो आप बिजनेस स्टडीज में समझोगे। अभी के लिए इतना समझो कि मान लीजिए मेरा कोई आइडिया है, मान लीजिए पेन बनाने का आइडिया सिर्फ मेरे पास है और मैं चाहता हूँ इस तरह की पेन और कोई ना बना पाए, तो मैं इसका पेटेंट करवा लूंगा कि ये पेन सिर्फ मैं ही बनाऊंगा, और कोई बनाना चाहता है तो या तो मुझसे परमिशन लो या फिर मुझे रॉयल्टी दो, जो भी एग्रीमेंट होगा वो बात की बात है, लेकिन नहीं कर सकता। तो ये क्या हुआ? मेरा इंटेंजिबल एसेट हुआ। उसी तरीके से गुडविल का कॉन्सेप्ट होता है। गुडविल आप अकाउंट्स में, अकाउंट्स ही तो चल रहा है, यही मैं तो पढ़ाऊंगा, सॉरी भूल जाता हूँ, मैं अकाउंट्स ही पढ़ा रहा हूँ। तो गुडविल हमारा ये होता है जो एक तरह से आपकी जो रेपुटेशन होती है ना, आपके पापा कहते हैं कि हमारी मार्केट में बहुत ज्यादा रेपुटेशन है, हम जाते हैं तो सब लोग खड़े होकर हमारे भैया जी नमस्ते करके पैर छूने लगते हैं। तो वो क्या हुआ? हमारी रेपुटेशन हुई। तो उसी तरीके से बिजनेस की जो एक रेपुटेशन है मार्केट में, वो उसकी गुडविल होती है। प्राइम एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे हमारा टाटा जी, मतलब टाटा का कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी कंपनी हो, सब में ये रहता है कि भाई टाटा का चीज है तो उसकी डिमांड, मतलब कस्टमर उसकी रिस्पेक्ट ही करता है। कोई भी टाटा का सामान हो वो उसका कस्टमर के नजरिए में वो अच्छा है, टॉप नॉच है। तो ये क्या हुआ कि भले इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन टाटा का नाम है तो उसमें वो अच्छा ही होगा। तो ये क्या हुई? उसकी गुडविल हुई, यानी कि उसकी रेपुटेशन अच्छी है मार्केट में। करंट ईयर क्या होता? करंट एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स हमारे वो एसेट्स होते हैं जो कि हम कम समय के लिए रखते हैं और हमारा ये होता है कि हम उसको या फिर बेच देंगे कम समय में। जैसे कि हेल्ड फॉर कंजर्व कन्वर्जन इनटू कैश विद इन शॉर्ट पीरियड, यानी कि कम ही समय में हम उसको बेच के कैश ले लेंगे। टिपिकली 1 ईयर, यानी कि जो हमारा ये, अब जो आप कहेंगे लंबे समय के लिए, शॉर्ट समय के लिए, इसका टाइम पीरियड क्या है? तो 1 साल। 1 साल के अंदर है तो करंट, 1 साल के बाहर है तो नॉन करंट या फिर लॉन्ग टर्म। 1 साल के अंदर शॉर्ट टर्म, 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म, 1 साल के बाद नॉन करेंट, 1 साल के अंदर करेंट। जिसमें हमारे कैश इन हैंड आता है, कैश एट बैंक आता है, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ये सारी चीजें आती है। अब ये सब क्या होता है अभी समझ जाओगे, आगे ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। फॉर अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस द फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मशीनरी आर नॉन करेंट। मान लीजिए कोई एक बिजनेस है जो फर्नीचर बनाता है, तो उसके लिए जो उसकी बिल्डिंग फैक्ट्री है, फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है या फिर मशीनरी, वो उसकी नॉन करेंट हुई, यानी कि वो उससे सामान बना रहे, इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर रहा है। जबकि उसका जो रॉ मटेरियल हुआ या फिर फिनिश्ड फर्नीचर फॉर सेल हुआ, यानी कि जो उसका जो कुर्सी टेबल जो बना के रख रहा है उसको बेचेगा, वो उसके लिए क्या हुआ? एक करेंट एसेट हो गया। देखो बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ, आई नो वीडियो लंबा हो सकता है, बट इस वीडियो को सही में कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर मैं इतना फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे बस कुछ चीजें मांग रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो। क्योंकि बहुत लोग नहीं देखते, इतना भी नहीं देखते, एक ही मिनट में देख करके जज करके चले जाते हैं कि फालतू में पढ़ा रहा है, जो 1 मिलियन वाले टीचर उनसे पढ़ लेंगे। बट यार मैं भी मेहनत कर रहा हूँ ना, ठीक है, लगे रहेंगे, हार नहीं मानिए। लाइक कर दो, शेयर कर दो, बस इतना ही कहूंगा। लायबिलिटीज, अब हमने फायदे की बात कर ली, ऐसे जो रिसोर्सेज जिससे हमें फायदा होता है। अब ऐसी चीजें जिससे हमें घाटा होगा, फायदा है तो घाटा भी होना है। लायबिलिटीज हमारी ऑब्लिगेशंस होती हैं या फिर डेट्स होती हैं जो कि बिजनेस ओ करता है आउटसाइडर्स को। यानी कि मान लीजिए मैं किसी से उधार लेके आया, तो उधार लिया, कल को मुझे वो उधार चुकाना है। मान लीजिए मैंने आपसे 100 रुपए लिया, मैं कहा भैया मैं कल दे दूंगा आपको, तो क्या हुआ? 100 रुपए मुझे आपको कल देने हैं, तो क्या हुआ? ये मेरा ऑब्लिगेशन टू पे हुआ। मैं लाइबल टू पे हूँ, मैं आपको पैसा दूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा, ये क्या हुआ? मेरे पास घाटा हुआ। भले ही मैंने उधार लिया, मुझे फायदा, वो बात नहीं है। जब जा रहा है तब देखो, ओवरऑल इमोशन से अकाउंटिंग नहीं चलती, अकाउंटिंग चलती है रूल्स से, कॉन्सेप्ट से। इमोशन से अकाउंटिंग चलोगे तो तुम्हारे नैया पार कर, नैया वहीं पर बस हो जाएगी, सिंपल सी बात। जो आउटसाइडर है, बिजनेस की बात नहीं हो रही है, बिजनेस आउटसाइडर को कुछ देना बिजनेस को कुछ देना है आउटसाइडर को, या फिर वो देना चाहता है, देने वाला है, वो हमारी लायबिलिटी होती है। ये क्या होता है? डेट्स, यानी कि मान लो कोई उधार है या फिर ऑब्लिगेशन है कि हमें वो पूरा करना है, तो वो सारी चीज हो गई। दीज आर क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर ऑन एसेट्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि वो बिजनेस के जो एसेट्स हैं उस पर आउटसाइडर का क्लेम होता है। लायबिलिटीज कैन बी कैटेगराइज्ड, जैसे हमारी एसेट में नॉन करेंट, करंट होता है, बस यहाँ पे टेंजिबल इंटेंजिबल लायबिलिटी ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर केवल नॉन करेंट, करंट, बात खत्म। नॉन करेंट कौन सा? जो 1 साल से ज्यादा तक चलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक से लोन लिया, 10 साल का लोन ले लिया, 1 करोड़ रुपए का। 1 करोड़ रुपए का 10 साल के लोन लिया, सिंपल सी बात है, 1 साल से ज्यादा हुआ, 10 साल चलेगा भैया, तो वो 10 साल का लोन हमारे लिए नॉन करेंट हो गया, लंबे समय के लिए हो गया।
उसी लोन को हमने 6 महीने के लिए लिया, वो हमारा शॉर्ट टर्म हो गया, यानी कि हमारा करंट लायबिलिटी बन गया। सिंपल सी बात है, शॉर्ट पीरियड के लिए लिया तो करंट लायबिलिटी, लॉन्ग पीरियड के लिए लिया तो नॉन करंट लायबिलिटी। एग्जांपल जो मैंने बताया वो आप समझ सकते हो। ये जो क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि समझ में आएगा नहीं अगर पहली बार पढ़े, क्योंकि ये सब लास्ट में दिया हुआ है। अब हम एक सिंपल सी चीज पे आते हैं जो कि आपको कंफ्यूज भी कर देगा, बट अगर आप समझ गए तो बहुत ज्यादा आपके मतलब आपके जो दोस्त यार हैं उसमें आपका रोला जम सकता है, और उनसे आप क्वेश्चन करोगे वो नहीं बता पाएंगे मे बी। रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट, ये तीन क्या चीज होती है? सबसे पहला है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? यहाँ पे मैं बता दूं, बहुत लोग रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं ये दोनों एक है, जबकि ये दोनों एक बिल्कुल भी नहीं है। रेवेन्यू हमारा होता है इनकम अर्न फ्रॉम नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज सच एज सेल ऑफ गुड्स या फिर सर्विसेज। यानी कि मान लो मैं कोल्ड ड्रिंक बेच रहा हूँ, तो कोल्ड ड्रिंक बेच के 100 बोतल है, 10 रुपए की एक बोतल है, मान लो मैंने 1000 रुपए कमाया, तो ये मेरा रेवेन्यू हो गया। रिटेल रिटेल स्टोर्स रेवेन्यू इज द मनी इट अर्न्स फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। जैसे कि मैंने 1000 रुपए कोल्ड ड्रिंक बेची तो मेरा रेवेन्यू हो गया। अभी इसको 1000 रुपए की वैल्यू को याद रखना। एक्सपेंसेस, कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू। अब मान लो 1000 रुपए की कोल्ड ड्रिंक बेचने के लिए जो मैंने फ्रिज में उसको ठंडा किया, उस फ्रिज का इलेक्ट्रिसिटी बिल कुछ आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा मान लो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा आ रहा है कितना लूँ मान लो 500 रुपए, 500 मान लो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है। उस 1000 रुपीज की जो कोल्ड ड्रिंक बोतल थी उसको बेचने के लिए मुझे 500 रुपए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने पड़े उस फ्रिज के लिए। तो वो जो मैंने 1000 रुपए कमाने के लिए 500 रुपए खर्च किया, तो ये जो 500 रुपए मैंने खर्च किया ये मेरा क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। और 1000 रुपए जो कमाया वो मेरा रेवेन्यू हो गया। और जो प्रॉफिट होता है एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। अब समझना, 1000 रुपए कमाया मैंने, 1000 रुपए कमाने के लिए 500 रुपए मैंने खर्च किया था, बिजली का बिल भरा था। बिजली का बिल मेरे बाप नहीं भरता, मैं भरता हूँ, तो बिजली का बिल मैंने भरा, ठीक है। अब जो 1000 रुपए कमाया, 500 रुपए खर्चा किया, अब जो नेट में कितना मेरे पास बचा? 1000 आया, 500 गया, बचा कितना? एक्स्ट्रा 500 रुपीज बचा, 500 बचा। अब ये जो 500 बचा है वो मेरा प्रॉफिट हुआ। रेवेन्यू 1000 माइनस 500 मेरा जो एक्सपेंस यानी कि जो कॉस्ट थी, इक्वल टू 500 जो कि मेरा प्रॉफिट हुआ। अब ये जो 500 रुपए बचा वो मेरा प्रॉफिट हो गया। 1000 मैंने कमाया, 1000 में से मैंने 500 रुपए बिजली का बिल दिया। अब 500 रुपए जो एक्स्ट्रा बचा, 1000 में से 500 गया, कितना बचा? 500। 500 जो बचा वो मेरा प्रॉफिट हो गया। सिंपल एज दैट। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहला है हमारा डेटर। अब ये डेटर्स क्या होता है? डेटर यानी कि एक पर्सन, ये पर्सन भी हो सकते हैं, एंटिटी भी हो सकते हैं, हु ओन्स मनी टू द बिजनेस, यानी कि ओज मनी टू द बिजनेस यूजुअली फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। एग्जाम्पल समझते हैं। इफ योर बिजनेस सेल गुड्स ऑफ 5000 टू मिस्टर सिंह ऑन क्रेडिट, ही बिकम्स अ डेटर टू योर बिजनेस। इसको मैं थोड़ा सा पानी पी के, आप भी जल पी लीजिए, थक गए होंगे। मस्त एएसएमआर आया होगा। तो डेटर हमारे क्या होते हैं? मान लीजिए अपने धंधे पे आते हैं, वो एग्जांपल नहीं, अपना धंधा सबसे बेस्ट, कोल्ड ड्रिंक बेचो ऐसी तैसी। तो मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक मैं बेच रहा हूँ, मिस्टर सिंह नाम के कोई बंदे हैं, या फिर मान लीजिए आप मेरे पास डेली आते हो, 10 रुपए कोल्ड ड्रिंक पी के जाते हो, पी के लेके जो भी मन हो वो करके जाते हो। अब वो डेली आते हो। अब 3 महीने मतलब 1 मंथ का कितना हुआ? 30 × 10 300। अब महीने भर में आप 300 रुपए कोल्ड ड्रिंक पी जाते हो, डेली 10 रुपए के, 30 दिन मान लो एवरेज में लेकर के, महीने का आपने 300 रुपए कोल्ड ड्रिंक पी लिया। अब आप क्या कहते हो कि मैं मुझे उधार पे डेली दे दो, मैं आपको मंथ जब एंड होगा मैं आपको 300 रुपीज दे दूंगा। तो अब मान लीजिए आप आए मेरे पास, कोल्ड ड्रिंक पिया, और आपने कहा कि ये मुझे उधार पे कोल्ड ड्रिंक दे दो, मैं कल पैसे दूंगा। तो ये जो आपने उधार पे कोल्ड ड्रिंक पिया और मुझे 10 रुपए नहीं दिया, मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक दिया, आपने कोल्ड ड्रिंक पी लिया, आपने मुझे 10 रुपए नहीं दिया, तो अब जो आप कल मुझे 10 रुपए देने वाले हो वो मेरे लिए एसेट हो गया। और जो आप हो गए, आप डेटर कहलाओगे। यानी कि डेटर ऐसे लोग होते हैं जो कि कल को जा करके बिजनेस को पैसा देंगे, या फिर कोई भी चीज है मॉनेटरी टर्म्स में वो देने वाले। यानी कि यहाँ पे पैसा आएगा, चीज आएगी। जब चीज आने वाली है
जो पर्सन देगा वो डेटर कहलाता है। और जब चीज जाने वाली होती है तो जिस पर्सन को मिलेगा वो क्रेडिटर कहलाता है। तो मान लीजिए आप मुझसे उधार में ले गए तो आप मेरे लिए डेटर हुए और मैं आपके लिए क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ। क्रेडिटर कैसे हुआ, कल को आप मुझे पैसा दोगे तो मुझे पैसा मिलना है, आपके लिए मैं क्रेडिटर हो गया, मेरे लिए आप डेटर हो गए। यानी कि एक क्रेडिटर के लिए दूसरा डेटर होता है, डेटर के लिए क्रेडिटर होता है। ऐसी बात है, बात खत्म। समझ नहीं आया फिर से समझते हैं। सिंपल बात, डेटर कौन हुआ, डेटर ऐसा हुआ जो कि ओ करता है मनी बिजनेस को, यानी कि बिजनेस को कल को जाके उसको पैसा देना रहेगा। क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर ऐसा बंदा होता है जिसको बिजनेस को पैसा देना रहता है। यानी कि बिजनेस जब जिसको पैसा देगा वो क्रेडिटर कहलाएगा, बिजनेस को जो पर्सन पैसा देगा वो डेटर कहलाएगा। अब इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। अभी भी नहीं समझ में आया तो भैया रिवाइंड कर लो, पीछे करके देख लो। सिंपल बात, आधा घंटा यही समझाया थोड़ा बैठा। एक मिनट, सॉरी, रील स्क्रॉल मत करने जाना बच्चा। गुड्स पे आते हैं। तो अब हम गुड्स क्या होता है, गुड्स यानी कि अच्छे बच्चे नहीं, गुड्स मतलब अच्छा नहीं, यहाँ पे गुड्स मतलब हमारा प्रोडक्ट जो कि हम बिजनेस में बेच रहे हैं। अब मेरा कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस, कोल्ड ड्रिंक के बिजनेस में मैं क्या बेच रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक बेच रहा हूँ। जो कोल्ड ड्रिंक हुई जो मैं बेच रहा हूँ बिजनेस में वो मेरे लिए क्या हुआ, गुड्स हुआ। दीज आर परचेज फॉर रीसेल एंड यूज फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। अब जो फैक्ट्री है वहां से मैं क्रेट मंगवाया, अब जो क्रेट आया वो मेरे लिए गुड्स हुआ। अब मैं इसको ठंडा करूंगा, बेचूंगा। तो ये जो आया आया मैंने उसको परचेज किया, परचेज फॉर रीसेल, आया मैं उसको वापस बेचूंगा, क्या हुआ, परचेज फॉर रीसेल एंड यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई सामान मंगवाता है, मान लो कोई ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री, वो आटा खरीदती है, उसको ब्रेड बनाती है, बेचती है, तो वो क्या हुआ, उसके लिए गुड्स हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया। एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, मैंने अपना एग्जाम्पल लेके समझा दिया। सेल्स क्या हुआ, सेल्स होता है टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर सोल्ड। सेल्स कैन आइदर बी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। सेल्स सिंपल सी बात, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, जो भी सामान मैं बेचूंगा वो मेरा सेल्स हुआ। अब सेल्स हमारा कैश पे भी हो सकता है, यानी कि तुरंत ही तुरंत पैसा लेके खत्म बात, या फिर उधारी पे भी हो सकता है, जैसे आपने उधारी पे लिया तो वो भी हो सकता है। परचेज क्या होता है, परचेज यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी डेफिनेशन में पढ़ा रहा हूँ ये आप अपने लिए नहीं समझोगे, ये आप समझोगे कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है, ये बेसिक चीज समझ लो। बिजनेसमैन और बिजनेस एक कभी नहीं होते हैं। बिजनेस अलग चीज है, अकाउंट्स में बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है। तो यहाँ पे अकाउंट्स में हम बिजनेस के बारे पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आप अपने आप को बिजनेस समझो, बिजनेसमैन कोई और समझो, ऐसे लेके समझना है। परचेजेस क्या हुआ, टोटल अमाउंट्स ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल और फॉर यूज इन द प्रोडक्शन। यानी कि जो मैंने गुड्स खरीदा उसी को हम परचेज कहलाएंगे, यानी कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्रीज खरीदी वो मेरा परचेज हुआ। बस इस पर ज्यादा नहीं समझना है, ऑलरेडी समझ लिया। अब हमारे कुछ हैवी हैवी टॉपिक आने वाले हैं तो इस पर गौर फरमाना। हाँ, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर एक ऐसा अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि मनी स्पेंट और अ लायबिलिटी इनकर्ड फॉर बेनिफिट और एसेट। यानी कि कोई फायदे के लिए या फिर कोई चीज खरीदा मैं, यानी कोई एसेट के लिए या फिर कोई फायदे के लिए मैंने जो भी खर्चा किया है या फिर कोई भी लायबिलिटी जनरेट हुई है तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगेन, एक्सपेंस अलग चीज है, एक्सपेंडिचर अलग चीज है। एक्सपेंस हमारा वो बिजनेस पैसा रेवेन्यू कमाने के लिए जो खर्चा किया वो एक्सपेंस होता है, उसको भूल जाओ। एक्सपेंडिचर क्या है, कोई एसेट किया है या फिर कोई बेनिफिट इनकर करने के लिए हमने जो भी खर्चा किया या फिर लाइबिलिटी इनकर करी वो मेरा क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एक्सपेंडिचर को अलग रखना है, एक्सपेंस को अलग रखना है, एक मत कर देना नहीं तो शून्य नंबर आपको मिल जाएंगे बिल्कुल प्यार से। इट इज अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस आता है, परचेज आता है, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एसेट आता है। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एसेट यानी कि मान लो नई फ्रिज खरीदनी है मुझे, तो फ्रिज खरीदने के लिए मैं गया मार्केट में 30,000 रुपए दिया, फ्रिज लेके अपने बिजनेस में खड़ी कर दिया। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एसेट कितना हुआ, 30,000 रुपए। एक्सपेंडिचर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक्सपेंडिचर को हम फर्दर दो कैटेगरी में जानेंगे। सबसे पहला होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि एक्वायर करे जाते हैं फिक्स्ड एसेट के लिए या फिर इंप्रूव एग्जिस्टिंग वन। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो मैंने अभी एग्जांपल लिया, मेरे पास जो फ्रिज थी 20,000 वाली वो खराब हो गई, मैंने उसको हटा दिया। अब मैं मार्केट गया, नई फ्रिज लेके आया 30,000 की, नई फ्रिज लाया,
वो मेरा क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। एसेट आई बिजनेस, बिजनेस एसेट आई, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा एग्जांपल, ये तो हो गया हमारा एक्वायर ऑफ फिक्स्ड एसेट। दूसरा जो लाइन लिखा है, इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग वन। अब इम्प्रूव एग्जिस्टिंग वन को इम्प्रूव कैसे किया, जो 20,000 वाली थी उसमें कुछ खराबी होगी, मान लो उसकी जो गैस थी वो खत्म हो गई थी, मैंने मैकेनिक भैया को बुलाया, उन्होंने गैस भर दी, फ्रिज वापस से टनाटन ठंडा करने लगी, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक, और कुछ नहीं, गंदी बातें नहीं करते, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक बेचने लगे। तो यहाँ पे मान लीजिए मैकेनिक भैया को मैंने 1,000 रुपए दिया गैस भरने के लिए। अब 1,000 में गैस कोई क्यों भरेगा, मान लो 2-3 हज़ार 4,000 दिया मैंने उसको गैस भरने के लिए। तो जितना पैसा मैंने मैकेनिक भैया को दिया, जो मेरी फिक्स्ड एसेट है उसको इम्प्रूव करने के लिए, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलवाएगा। या तो मैं कोई नया सामान लेके आ रहा हूँ, या फिर जो सामान मेरे पास है उसको मेंटेन करवा रहा हूँ, उसको और इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि इससे क्या होता है कि हमारी बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो मेरी बढ़ जाती है, यानी कि पैसा कमाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर एक्सटेंड्स ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एक साल से ज्यादा तक हमारा बेनिफिट मिलने वाला होता है। एग्जाम्पल आप ये भी पढ़ सकते हो, मैंने इजी एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया। रटने वाला एग्जाम्पल चाहिए तो रटने वाला एग्जाम्पल भी है। देखो एग्जाम्पल में सब मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि एग्जाम्पल नहीं बता रहे हो, इसे चलते चले जा रहे, सब बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर करे जाते हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में टू मेंटेन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इज फॉर करंट अकाउंटिंग पीरियड। अब यहाँ पे क्या है जो मैंने कहा, अब यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आप एक तरह से कह सकते हो एक्सपेंस को मान सकते हो। अब अभी कहोगे कि 1 मिनट पहले क्या दोगला इंसान है, 1 मिनट पहले कहला एक्सपेंस को अलग रखो, एक्सपेंडिचर को अलग रखो। अलग रखने का डेफिनेशन का, एग्जाम्पल सेम हो सकते हैं, डेफिनेशन अलग रहेगी। एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस आता है, एक्सपेंस में एक्सपेंडिचर नहीं आता। एक्सपेंडिचर बड़ी चीज है, उस मान लो ये एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे एक्सपेंस आ गया, तो यानी कि ये पूरे एक्सपेंडिचर में एक एक्सपेंस थोड़ी सी जगह ले लेता है, ये होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे ये होते हैं जिनसे बेनिफिट हमें एक साल से कम के लिए मिलने वाले, यानी शॉर्ट टर्म में बेनिफिट मिलेगा। और इसके साथ साथ जो ये हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम हर समय, हर महीने या हर साल नहीं करने बैठते हैं, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें रेगुलर बेसिस पे करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा रेंट हो गया, मान लो मैं कोई दुकान रेंट करके वहां पे कोल्ड ड्रिंक बेच रहा हूँ, तो जो उस दुकान का रेंट हुआ वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। बिजली का बिल मेरा बाप नहीं भरेगा, मैं भरूंगा, तो बिजली का बिल जो मैंने भरा वो मेरा क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, कैपिटल नहीं हुआ। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं, बाकी भी आप पढ़ सकते हो। देखो एक चीज के लिए मैं सॉरी कहना चाहूंगा, थोड़ा सा दिमाग लेफ्ट राइट हो गया, मैंने एक आपको एग्जाम्पल गलत दे दिया। यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि जो मेरे पास एग्जिस्टिंग 20,000 वाली फ्रिज है, उसको मैंने, उसमें गैस खत्म हो गई थी, जो भैया से मैंने 3-4 हज़ार रुपये में गैस भरवाया, उस गैस से क्या हुआ, फ्रिज वापस से चिल्ड कोल्ड ड्रिंक बेचने लगे, तो वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा, आई एम सॉरी, वहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। वहीं पे अगर मान लीजिए जो मेरी दुकान है वहाँ पे अभी ये इतनी बड़ी दुकान है, मैं इतना ही ऊपर वाला फ्लोर भी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे जो ऊपर वाला फ्लोर मैंने लिया, इससे क्या हुआ, मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई। फ्रिज से रिपेयर करवाने से जितना मैं कमा रहा था उतना ही कमाऊंगा, यानी कि बोतल उतनी है, बोतल एक्स्ट्रा नहीं जाएगी फ्रिज रिपेयर करने से, यानी कि वो मेरा रेवेन्यू कहलाएगा। कोई भी फिक्स्ड एसेट को रिपेयर करवाना या मेंटेन करवाना वो मेरा रेवेन्यू कहलाएगा। बट मैं अपने जो एग्जिस्टिंग एसेट है उसको और बढ़ा रहा हूँ, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। एग्जाम्पल आप ये पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, वो मैंने पहले थोड़ा सा गलत कह दिया था, बाकी सब सही है, बाकी कोई चीज गलत नहीं है। और इस पे अब ये बजने मत लगना कि अरे इनको खुद नहीं आता, अब कंफ्यूज सबसे हो जाता है, गलती इंसानों से होती है। अब कितना बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, थोड़ा सा जल्दी लपेटेंगे, अब थोड़ा इजी इजी सामान आ गया। स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होता है, जो मेरे गुड्स थे
1000 जो मैंने बॉटल्स फैक्ट्रीज खरीदी थी बेचने के लिए, जो मैंने गुड्स खरीदे वो मेरे पास जो रखे हुए हैं वो मेरा स्टॉक इन्वेंट्री कहलाता है। ये हो गई लेमैन भाषा, यानी कि सिंपल समझने की। कॉन्सेप्चुअल क्या है? स्टॉक इन्वेंट्री हमारे वो गुड्स होते हैं जो कि हेल्ड बाय बिजनेस होते हैं, वो वो गुड्स जो कि हेल्ड बाय बिजनेस होते हैं फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इट इज की करंट एसेट। स्टॉक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि जो हमारे स्टॉक इन्वेंट्री होते हैं वो हमारे गुड्स होते हैं जो कि वापस बेचने के लिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस जिस चीज का हम कर रहे हैं उसमें बेच जो चीजें बेच रहे हैं उसको बेचने के लिए जो हमारे पास गुड्स पड़ा है, उस जो गुड्स पड़ा है उसको टोटल में हम उसको स्टॉक या फिर इन्वेंट्री कहते हैं। ये हमारे दो प्रकार का होता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ऐसे स्टॉक द वैल्यू ऑफ गुड्स अनसोल्ड एट द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड तो आपको पता ही होना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो 1 अप्रैल को मेरे पास कितना सामान बचा हुआ है, यानी 1 अप्रैल को मेरे पास कितनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखी हुई है, वो मेरा ओपनिंग स्टॉक होगा। और जब ईयर खत्म होगा, 31 मार्च आएगा, अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा, उस दिन मेरे पास जितनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल, उस दिन मेरे पास जितना गुड्स पड़ा होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। एग्जाम्पल मैंने दे दिया। गेन और लॉस क्या होता है? गेन हमारा होता है, गेन इज अ प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस दैट आर पार्ट नॉट पार्ट ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस। इट इज ऑफन नॉन रिकरिंग। अब आप कहोगे रेवेन्यू, प्रॉफिट, गेन। अब इसको समझना, ये तीन दो चीज अलग है। रेवेन्यू पूरा पैसा कमाया, वो रेवेन्यू कहलाता है। प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस किया, जो आया वो मेरा प्रॉफिट कहलाता है। गेन क्या होता है? गेन यानी कि हमने वो हम बार बार बिजनेस का, वो हमारे है बिजनेस का ही पार्ट, लेकिन हम उसको बिजनेस में नहीं करते। है बिजनेस का पार्ट लेकिन वो हमारा बिजनेस नहीं। मान लीजिए जो खराब फ्रिज थी 20,000 वाली, उसको मैंने बेच दिया, और वो जो 20,000 की फ्रिज थी वो मेरी 25,000 में बिकी। अब जो 25,000 की फ्रिज बिकी और उसमें जो 5,000 का मुझे फायदा हुआ, वो मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा गेन कहलाएगा। उसी तरीके से लॉस क्या होता है? मान लीजिए वही 20,000 की फ्रिज को मैंने बेचा और वो मेरी 15,000 में बिकी, तो 5,000 जो कम मुझे मिले उस फ्रिज के वैल्यू के, वो जो 5,000 रुपए हुए वो मेरा लॉस कहलाएगा। यानी कि जितना मैंने बेचा उससे ज्यादा आया, कॉस्ट से ज्यादा मिला, गेन हो गया, कॉस्ट से कम मिला, लॉस हो गया। एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट हमारा एक रिबेट होता है या फिर कंसेशन होता है गिवन टू बायर टू सेलर। इट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। अब डिस्काउंट सब लोग को पता है कि कोई फायदा होता है डिस्काउंट, मान लो बाय वन गेट वन का डिस्काउंट होता है, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। वो डिस्काउंट हमारा डिपेंडेबल होता है। जो डिस्काउंट होता है वो हमारे दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है हमारा एक ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमारा रिडक्शन इन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स होता है, जो कि गिवन टू ऑल कस्टमर होता है, यूजुअली फॉर बल्क परचेजेस। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल से, एक होलसेलर है जो कि ऑफर करता है 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000। यानी कोई 10,000 का सामान है जिसपे होलसेलर जो है वो -10% करके आपको सामान बेचता है। तो जो इनवॉइस जनरेट होगा, यानी कि जो कैश मेमो या फिर जो इनवॉइस जनरेट होगा, उसमें हमारा केवल 9,000 दिखाया जाएगा। 10,000 माइनस 10% करके नहीं दिखाया जाएगा। ये ट्रेड डिस्काउंट हमारा माइनस करके दिखाया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको माइनस करा नहीं जाता। ऑटोमेटिकली होके जो फाइनल वैल्यू आएगी उसको हम ट्रांजेक्शन वैल्यू मानते हैं। एंड द डिस्काउंट इज नॉट सेपरेटली रिकॉर्डेड, यानी कि डिस्काउंट को अलग से हम -10% करके नहीं दिखाएंगे। वहीं पे जो हमारा कैश डिस्काउंट होता है ये हमारा जस्ट अपोजिट होता है ट्रेड डिस्काउंट से। इसको हम दिखाएंगे, यानी कि हमारा एक रिडक्शन होता है अमाउंट ओड गिवन बाय सेलर टू बायर टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब इसमें हम समझते हैं, बिजनेस सेल करता है गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 20,000, यानी कि 20,000 के गुड्स को उधार पे बेचता है, जिसकी कंडीशन होती है कि 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 10 दिन के अंदर पैसा दे देते हो। यानी कि मैं आपको, अगर आप 20,000 का सामान उधार पे मुझसे खरीद रहे हो और पैसा 10 दिन के अंदर दे जा रहे हो, तो आपको 2% पैसा कम देना पड़ेगा। तो अगर कस्टमर स्पेसिफाइड पीरियड यानी कि 10 दिन के अंदर पैसा दे दे रहा है, तो उसको केवल -2% करेंगे तो उसको कितना 19,600 देना पड़ेगा, यानी 20,000 -2% उतना देना पड़ेगा।
अब जो ये 400 रुपये कम देना पड़ रहा है वो हमारा कैश डिस्काउंट कहलाएगा और इसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ डिस्काउंट अलाउड, एंड जो कि हमारा एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, जो सामने वाला सप्लायर उसके लिए, इन द बुक्स ऑफ द सेलर, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड जो कि हमारी इनकम होती है बुक्स ऑफ बायर की, यानी कि हमारे लिए वो इनकम हो गई, जिससे हमने खरीदा, जिसने हमें डिस्काउंट किया उसके लिए वो क्या हो गया, एक खर्चा हो गया। वाउचर क्या होता है? वाउचर हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रोवाइड करता है एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये हमारा एक तरह से बिजनेस ट्रांजेक्शन का एक एविडेंस होता है, प्रूफ होता है। इट इज अ प्रिंसिपल सोर्स डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑल अकाउंटिंग एंट्रीज आर मेड, यानी कि इसी के बेसिस पे सारी अकाउंटिंग एंट्रीज बेस्ड होती है। एग्जाम्पल जैसे कि हमारा इनवॉइस हो गया, कैश मेमो फॉर कैश सेल, इनवॉइस फॉर क्रेडिट सेल, रिसीट ऑफ पेमेंट, या फिर बिल फॉर परचेज ऑफ ऑल वाउचर्स, यानी कि ये सारी चीजें हमारी एग्जाम्पल में आ जाती हैं। अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर में, जिसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश, रेवेन्यू वर्सेस इनकम। अब आप कहोगे अब रेवेन्यू आ गया, इनकम आ गया, प्रॉफिट आ गया, गेन आ गया, ये चारों चीजें एक लगती हैं, नेचर इन सब का एक है, लेकिन सब में अलग 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 डिफरेंस होते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू हमारा रेवेन्यू वर्सेस इनकम while often used interchangeably there is a subtle but important distinction, यानी कि बहुत थोड़ा सा फर्क है बट है। रेवेन्यू होता है हमारा टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू हमारा होता है जितना पैसा हमें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी कि हमारा जो बिजनेस है उससे हमें जितना भी पैसा मिला वो हमारा रेवेन्यू कहलाता है। इनकम क्या होती है? इनकम हमारी प्रॉफिट अर्न होती है, प्रॉफिट को हम इनकम कह सकते हैं। जो हमने पढ़ा था प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, प्रॉफिट आता है 1000 कमाया 500 खर्च किया 500 बचा हमारा हो गया, वो वाला प्रॉफिट हमारा इनकम कहला सकते हैं। तो इनकम हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट अर्न हो गया, जो कि कैलकुलेट किया जाता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके। एग्जाम्पल है, एक फोन शॉप है जो कि फोन बेच रही है 5 लाख का, जो कि उसका रेवेन्यू हो गया, और जो एक्सपेंस उसका हुआ है 4 लाख का। 4 लाख रुपए खर्च किए हैं, 5 लाख रुपए कमाए हैं, जो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला है वो हमारा प्रॉफिट हो गया, या फिर आप उसको इनकम भी कह सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है वो हो जाता है कंप्लीट। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच। अगर यहाँ तक देख ही लियो तो वीडियो पसंद भी आया होगा तो लाइक कर दो, और अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी सजेशन फीडबैक कुछ भी है तो कमेंट कर दो, कमेंट बॉक्स ओपन है, आपको तुरंत ही रिप्लाई मिल जाने वाला है। और इस नोट्स को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना नहीं भूलना है। शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 2 ऑफ अकाउंटेंसी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। जय हिंद।